वेलकम टू द बुक ब्रीफ। क्या हो अगर इंसानों के दरमियान होने वाली हर बहस, चाहे वो दफ्तर में हो या फिर घर के आंगन में, दरअसल उस मौजू पर थी ही नहीं जिस पर बज़ाहिर लड़ाई हो रही थी। ये वाकई एक बहुत ही अजीब सा ख्याल है। हाँ, मतलब आम तौर पर हम सोचते हैं कि गुफ्तगू एक सीधा साधा अमल है। एक शख्स ने बात की और दूसरे ने जवाब दिया और मामला वाज़े हो गया। लेकिन क्या हो अगर हम सब अनजाने में एक पेचीदा नफ्सियाती शतरंज खेल रहे हैं? और सबसे मजे की बात यह है कि हमें इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं कि असल में चल क्या रहा है। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहरे तज्जिये में हम डॉक्टर एरिक बर्न के उन हैरानकुन तस्वुरात को समझेंगे जिन्होंने इंसानी रवैयों और हमारी रोजमर्रा की गुफ्तगू के पीछे छुपी नफ्सियाती चालों को बेनकाब किया है। उनकी किताब गेम्स पीपल प्ले, जो कि 5 मिलियन से ज्यादा दफा बिक चुकी है, हमें यही बताती है। बिल्कुल, और इन नफ्सियाती चालों और रवैयों को समझना वाकई जिंदगी बदल देने वाला तजुर्बा हो सकता है, क्योंकि हकीकत यह है कि हमारी गुफ्तगू सिर्फ मालूमात का तबादला नहीं होती। सही। इसके पीछे गहरे और बाज़ औक़ात इंतहाई तरह से छुपे हुए मकासद होते हैं जो बचपन से हमारे अंदर प्रोग्राम हो चुके होते हैं। यानी बचपन से ही हम ये सब सीख लेते हैं। हाँ, डॉक्टर बर्न ने इस पूरे निज़ाम को एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हुए वाज़े किया है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो दरअसल उनके दरमियान क्या एक्सचेंज हो रहा होता है। असल मकसद इन्हीं छुपी हुई बातों को समझना है ताकि हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकें। चलिए इसे खोलते हैं। इन नफ्सियाती खेलों को यानी उन गेम्स को समझने से पहले उस मशीनरी को समझना जरूरी है जो इन्हें चलाती है। इसे ईगो स्टेट्स का नाम दिया गया है। राइट, ईगो स्टेट्स। अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो ये बिल्कुल ऐसा है कि हार्डवेयर एक ही है, यानी हमारा इंसानी जिस्म और दिमाग, लेकिन उसके अंदर 3 मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं जो हर वक्त बैकग्राउंड में चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? और मसला तब पैदा होता है जब 2 लोग गुफ्तगू कर रहे हों, एक मैक की ज़बान में कमांड दे रहा हो और दूसरा अचानक विंडोज़ मोड पर चला जाए। उस वक्त सिस्टम का क्रैश होना लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है। और ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स या ईगो स्टेट्स हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। इनके नाम हैं पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड। अच्छा। पेरेंट ईगो स्टेट हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो हमने अपने वालिदैन या समाज से बिल्कुल किसी टेप रिकॉर्डर की तरह कॉपी किया होता है। ये रूल्स बनाता है, नसीहत करता है और अक्सर तनकीद भी करता है। सही, मतलब वो जो हमारे अंदर एक आवाज आती है कि ये करो, ये ना करो। एग्जैक्टली, वही आवाज। इसके मुकाबले में एडल्ट ईगो स्टेट एक बेलाग कंप्यूटर की तरह है। इसका जज्बात से कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ हकीकत देखता है, डेटा प्रोसेस करता है और मंतकी फैसले करता है। और तीसरा हिस्सा चाइल्ड ईगो स्टेट होगा फिर? हाँ, ये हमारे अंदर का वो बच्चा है जो अभी तक जिंदा है, जिसमें जज्बात हैं, गुस्सा है, खुशी है और बचपन के डर हैं। गुफ्तगू दरअसल इन्हीं 3 हालातों के दरमियान मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में होती है। अच्छा, इसे एक आम सी मिसाल से देखते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। फर्ज करें किसी ने दफ्तर में अपने साथी से पूछा, वो कल वाली प्रेजेंटेशन की फाइल कहाँ रखी है? ओके। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एडल्ट टू एडल्ट सवाल है जहां सिर्फ डेटा मांगा जा रहा है। लेकिन अगर सामने वाला शख्स उस वक्त जहनी दबाव में है और वो अचानक चाइल्ड मोड में चला जाता है, तो वो फौरन डिफेंसिव हो जाएगा। वो जवाब देता है कि तुम हमेशा मुझ पर ही सारा बोझ क्यों डालते हो, मैं अकेला कितना काम करूं। अब यहाँ अचानक सॉफ्टवेयर चेंज हो गया ना? बिल्कुल। क्योंकि जवाब चाइल्ड मोड से आया है तो सवाल पूछने वाला भी ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट मोड में शिफ्ट हो जाएगा और कहेगा कि बच्चों की तरह शिकायत करना बंद करो और थोड़ा प्रोफेशनल बनो। और यहाँ कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर क्रैश हो जाएगी। और इस क्रैश होने की वजह बहुत सादी है। इस अमल को क्रॉस्ड ट्रांजैक्शंस कहते हैं। क्रॉस्ड ट्रांजैक्शंस? हाँ, जब तक ईगो स्टेट्स मुताबिक हों, यानी दोनों लोग अडल्ट मोड में बात कर रहे हों या एक पेरेंट नसीहत कर रहा हो और दूसरा चाइल्ड बनकर सुन रहा हो, तब तक गुफ्तगू ठीक चलती रहती है। अच्छा, मतलब उनका आपस में मैच होना जरूरी है? मैच होना या कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी है, लेकिन जब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्रॉस होती है तो इंसान का नफ्सियाती दिफा मुतहर्रिक हो जाता है। वो शख्स जिससे फाइल मांगी गई थी
اس نے اس سوال کو حقیقت کی نظر سے نہیں دیکھا. اس نے اسے ایک پرسنل اٹیک محسوس کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. اسے اٹیک محسوس ہوا اور اس کے اندر کا بچہ دفاعی انداز میں رونے لگا. عام زندگی میں ہونے والی بیشتر اچانک لڑائیاں انہی کراس ٹرانزیکشنز کا نتیجہ ہوتی ہیں. یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہر گفتگو ایک کھیل نہیں ہوتی. کچھ باتیں بنیادی ضرورت بھی ہوتی ہیں. جیسے عام طور پر لوگ جب پارٹی میں ملتے ہیں تو موسم یا سیاست پر لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں. ہاں، وہ جو ہم پاس ٹائمز کہتے ہیں انہیں. رائٹ. ان باتوں میں کوئی خاص انفارمیشن تو نہیں ہوتی. تو پھر لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جن کا بظاہر کوئی مقصد نظر نہیں آتا؟ ان باتوں کے پیچھے ایک بہت ہی طاقتور اور بنیادی انسانی ضرورت کام کر رہی ہوتی ہے جسے سٹروکس کہتے ہیں. سٹروکس؟ ہاں، سٹروک کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ سماج میں ایک دوسرے کو ریکگنائز کرنے یا تسلیم کرنے کا عمل ہے. یہ انسانی جذبات کی خوراک ہے. اچھا، جیسے کسی کو اٹینشن دینا؟ صحیح. جیسے ایک چھوٹے بچے کو زندہ رہنے اور صحت مند طریقے سے بڑے ہونے کے لیے فزیکلی چھونے کی یعنی ٹچ کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی ایک بڑے انسان کو نفسیاتی طور پر زندہ رہنے کے لیے سوشل سٹروکس کی ضرورت ہوتی ہے. واو، یہ تو بہت ڈیپ ہے نا؟ اگر کسی کو سٹروکس نہ ملے تو اس کی نفسیات اندر سے مرجھانے لگتی ہے. تو جب دو لوگ کھڑے ہو کر موسم پر یا کسی کرکٹ میچ پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دراصل ایک دوسرے کو سٹروکس فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بس ایک دوسرے کو ایکنالج کر رہے ہیں؟ بالکل. وہ ایک محفوظ راستے سے یہ پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ان کے پیرنٹ یا چائلڈ میرے پیرنٹ یا چائلڈ سے میچ کرتا ہے، کیا ان کے ساتھ مستقبل میں دوستی یا گہرے تعلقات بنائے جا سکتے ہیں. ویٹ، اگر سٹروکس کا تبادلہ ایک بنیادی اور فطری ضرورت ہے جس کے بغیر انسان کا جذباتی وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ جو گیمز یا نفسیاتی کھیل ہیں یہ کب شروع ہوتے ہیں؟ یہی تو پوائنٹ ہے. مطلب کیا یہ تب شروع ہوتے ہیں جب کسی شخص کی سٹروک سپلائی کو خطرہ ہوتا ہے، یا پھر وہ کسی مینیپولیشن یا دھوکے کے ذریعے دوسروں سے ایکسٹرا سٹروکس نکلوانا چاہتا ہے؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ گیمز دراصل سٹروکس حاصل کرنے کا ایک طرح اور تباہ کن طریقہ ہی ہے. پاس ٹائمز یا ان سیدھی سادھی پروسیجرز میں دھوکہ نہیں ہوتا. صحیح، ان میں سب کلیئر ہوتا ہے. لیکن گیمز میں گفتگو کی سطح پر تو کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، جبکہ اندرونی سطح پر ایک چھپی ہوئی نیت ہوتی ہے جسے الٹیریئر موٹیو کہتے ہیں، اور اس کا سب سے اہم حصہ اس کا پے آف ہوتا ہے. پے آف مطلب آخر میں جو انہیں ملتا ہے؟ ایگزیکٹلی. پے آف وہ جذباتی فائدہ یا سٹروک ہے جو کھیل کے آخر میں ملتا ہے. اسے تھوڑا اور واضح کرتے ہیں تاکہ سمجھ آئے. ڈاکٹر برنے نے جو ایک مثال دی ہے اف اٹ وانٹ فار یو، یعنی اگر تم نہ ہوتے. اس میں ایک عورت ہے مسز وائٹ جو ہمیشہ اپنے دوستوں اور ریلیٹیو سے شکایت کرتی رہتی ہے. ہاں، وہ بہت فیمس کیس سٹڈی ہے اس کتاب کی. بالکل. وہ کہتی ہے کہ اس کے شوہر نے اس پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اسے ڈرائیونگ نہیں سیکھنے دی، باہر کام نہیں کرنے دیا. وہ کہتی ہے اگر یہ شخص میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتی. صحیح. لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی. ایک عام دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ یہ تو ڈومیسٹک لائف کی ایک نارمل شکایت ہے، اسے ایک باقاعدہ گیم کیوں کہا جا رہا ہے، اس میں مینیپولیشن کہاں ہے؟ یہ شکایت گیم اس لیے ہے کیونکہ مسز وائٹ کی اصلیت اس بظاہر دکھنے والی معصومیت کے بالکل برعکس ہے. اچھا. سائیکولوجیکل میکینزم اس میں یہ کام کر رہا ہے کہ مسز وائٹ دراصل آزاد دنیا سے، خود مختاری سے اور سب سے بڑھ کر فیلئر سے شدید خوفزدہ ہے. او آئی سی. اس کا چائلڈ ایگو سٹیٹ اس ڈر کا شکار ہے کہ اگر وہ باہر نکلی تو فیل ہو جائے گی. اس ڈر کو فیس کرنے کے بجائے اس نے غیر شعوری طور پر ایک ایسے شوہر کا انتخاب کیا جو فطرتی طور پر کنٹرولنگ ہو. واو، تو اس نے خود ایسی سچویشن بنائی ہے. بالکل. اب جب وہ لوگوں سے شکایت کرتی ہے تو اسے دو فائدے ہوتے ہیں، یعنی اس کا پے آف ملتا ہے. پہلا یہ کہ دوستوں سے ہمدردی ملتی ہے جو کہ سٹروکس ہیں، اور دوسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے اپنی ناکامی اور اپنے ڈر کی ذمہ داری خود نہیں اٹھانی پڑتی. اس کا ڈر شوہر کے کنٹرول کے پیچھے محفوظ رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر اس خیال کو توڑنا ہو تو اس شوہر کو صرف یہ کرنا ہوگا کہ وہ اچانک پابندیاں ختم کر دے. اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے جاؤ کل ہی ڈرائیونگ سیکھ لو، تو کیا خیال ختم ہو جائے گا؟
एकदम ठीक। जैसे ही शौहर अपना रोल प्ले करना छोड़ेगा और पाबंदी हटाएगा, गेम फौरन कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन इसका नतीजा आसान नहीं होगा। क्यों, क्या होगा? मिसेस वाइट शदीद पैनिक में मुब्तला हो जाएगी, क्योंकि अब उसे उस नंगे खौफ का सामना करना पड़ेगा जिसे वो शौहर के पीछे छुपा रही थी। वो या तो ड्राइविंग सीखने से बचने का कोई नया बहाना ढूंढ लेगी या फिर शौहर पर किसी और बात पर हमला कर देगी। मतलब वो फेस नहीं करना चाहती हकीकत को। हाँ, क्योंकि इन खेलों का मकसद मसले को हल करना नहीं होता, बल्कि उस जज्बाती कवर को मेंटेन रखना होता है जो उन्हें वल्नरेबिलिटी से बचाता है। ये वाकई दिमाग को हिला देने वाला मैकेनिज्म है। हम सब किसी न किसी लेवल पर अपने डर को छुपाने के लिए दूसरों को स्क्रिप्ट थमा देते हैं। और ये मैरिटल गेम्स सिर्फ यहीं नहीं रुकते। एक और गेम है कोर्ट रूम। हाँ, कोर्ट रूम गेम। इसमें शौहर और बीवी अपनी लड़ाई में किसी तीसरे शख्स को, चाहे वो कोई दोस्त हो या थेरेपिस्ट हो, उसे जबरदस्ती जज बना देते हैं। जैसे तुम ही बताओ क्या इसने ठीक किया। वहां मसला हल करना मकसद नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बल्कि अपने अडल्ट ईगो स्टेट की मास्क पहने हुए चाइल्ड ईगो स्टेट का ये साबित करना मकसद होता है कि मैं ठीक हूं और ये गलत है। ये तो ऐसे है जैसे हम सब एक ऐसी स्टेज प्ले के अदाकार हैं जहां किसी को स्क्रिप्ट पसंद नहीं, लेकिन फिर भी सब अपना अपना किरदार अदा करने पर मजबूर हैं। ये एनालॉजी बहुत फिट बैठती है यहाँ। और अगर वो तीसरा शख्स वाकई जज बनकर फैसला सुना दे तो वो खुद भी इस खेल का हिस्सा बन जाता है और उस ट्रैप में फंस जाता है। तो उस तीसरे शख्स को क्या करना चाहिए? थेरेपिस्ट का या उस दोस्त का काम फैसला सुनाना नहीं, बल्कि उन्हें ये दिखाना है कि वो कोर्ट रूम खेल रहे हैं। इन खेलों में जीत असल में किसी की नहीं होती। सही। क्योंकि पे ऑफ हासिल करने के चक्कर में ताल्लुकात के दरमियान जो असल इंटीमेसी या कुर्बत होती है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। वेट, मुझे सबसे ज्यादा हैरत तब हुई जब मुझे पता चला कि मुजरिम भी ये खेल खेलते हैं। ओह हाँ, अंडरवर्ल्ड गेम्स। हाँ, अंडरवर्ल्ड गेम्स। एक गेम है कॉप्स एंड रॉबर्स। आम समझ तो यही कहती है कि अगर कोई जुर्म करता है तो वो मुफाद या पैसे के लिए करता है। पैसा मिला, ओ बात खत्म। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक ये मफरूजा गलत है। बुनियादी तौर पर अडल्ट लॉजिक तो यही है ना कि जुर्म मुफाद के लिए हो, लेकिन कॉप्स एंड रॉबर्ट्स खेलने वाले मुजरिम दरअसल पैसे से ज्यादा उस थ्रिल और उस डोपामीन हिट के असीर होते हैं जो उन्हें पकड़े जाने के डर और भागने से मिलती है। मतलब उन्हें वो एक्शन चाहिए होता है। एग्जैक्टली। इस खेल में मुजरिम का चाइल्ड ईगो स्टेट सोसाइटी और पुलिस के पेरेंट ईगो स्टेट के साथ आंख मचोली खेल रहा होता है। ये बिल्कुल वही जिद होती है जहां बच्चा कहता है मुझे पकड़ कर दिखाओ। अच्छा। अगर मकसद सिर्फ पैसा होता तो बहुत से मुजरिम एक बड़ा हाथ मारने के बाद आराम की जिंदगी गुजारते, लेकिन वो बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जिससे उनके पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे वो कोई सुराग छोड़ देते हैं पीछे। हाँ, वो सुराग छोड़ देते हैं क्योंकि अगर कैच मी इफ यू कैन का एलिमेंट निकाल दिया जाए तो उनके लिए खेल का लुत्फ ही खत्म हो जाता है। ये इतना काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के एतबार से बिल्कुल मेक सेंस करता है। और इसी तरह हाउ डू यू गेट आउट ऑफ हियर वाला ख्याल भी है। हाँ, जेल वाला ख्याल, जहां कैदी रिहाई के वक्त के करीब अचानक रूल्स तोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी सजा बढ़ जाए। उन्हें बाहर की दुनिया में स्ट्रोक्स की नामौजूदगी और आज़ादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना डर लगता है कि जेल की चारदीवारी उन्हें एक महफूज घर लगने लगती है। अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो ये पहचानना साइकोलॉजिस्ट, पुलिस और सोसाइटी के लिए कितना जरूरी है। जब तक सिस्टम इन मुजरिमों के इस साइकोलॉजिकल गेम को नहीं समझेगा, वो अनजाने में इन्हें स्ट्रोक्स प्रोवाइड करता रहेगा। तो वो सिस्टम भी गेम का हिस्सा बन जाता है एक तरह से। बिल्कुल। पुलिस उन्हें चेज करके उनका ख्याल पूरा करती रहेगी और जेल का निजाम उन्हें उनकी बचकाना हरकतों पर शेल्टर देता रहेगा। गुफ्तगू के पीछे, हर ताल्लुक के पीछे सिर्फ और सिर्फ फरेब, मैनिपुलेशन और स्ट्रोक्स हासिल करने की जंग चल रही है। ये मायूसी फितरी है। तो क्या हमारी मंजिल ये है कि हम अपने इस अंदर के बच्चे को यानी चाइल्ड ईगो स्टेट को मुकम्मल तौर पर दबा दें? क्या हमें सिर्फ एक बेहिस, कोल्ड और कैलकुलेटिंग अडल्ट बनकर जिंदगी गुजारनी चाहिए ताकि हम इन खेलों से बच सकें? ये एक बहुत अहम सवाल उठाता है, लेकिन डॉक्टर बर्न की थ्योरी का मकसद चाइल्ड ईगो स्टेट को मारना या दबाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, शुक्र है। हकीकत ये है कि हमारे अंदर की तमाम तख्लीकी सलाहियत, लुत्फ,
कशिश, मजाक और उमंग जिंदगी का जज्बा सिर्फ और सिर्फ उसी चाइल्ड स्टेट में मौजूद है। अगर हम उस बच्चे को मार देंगे तो हमारी जिंदगी बिल्कुल रोबोट जैसी बेमकसद और खुश्क हो जाएगी। ये तो और भी बुरा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर बर्न ने गुड गेम्स यानी अच्छे खेलों का भी जिक्र करते हैं। अच्छे खेल यानी जिनमें धोखा ना हो या जिनका अंजाम मुस्बत हो। हाँ, वो खेल जिनका पे ऑफ मुस्बत और फायदामंद होता है। मिसाल के तौर पर बसमैन्स हॉलिडे, ये उस इंसान का खेल है जो अपने फर्ज या पेशे को ही अपना लुत्फ बना लेता है। वो किसी मैनिपुलेशन के बगैर अपने शौक से काम करता है। ओह अच्छा, जैसे कोई अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना ले। एग्जैक्टली। या फिर एक और खेल है विल बी ग्लैड दे न्यू मी। इसमें एक शख्स माजी में खुद को रिजेक्ट करने वालों से इंतकाम लेने या उन्हें नीचा दिखाने के बजाय अपनी तवानाई अपनी कामयाबी पर लगाता है। ये तो बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। हाँ, उसका पे ऑफ ये होता है कि वो एक बेहतर इंसान बनकर दूसरों को गलत साबित करता है। इन खेलों में चाइल्ड ईगो स्टेट की तवानाई इस्तेमाल हो रही है, मगर अडल्ट ईगो स्टेट की निगरानी में और मुस्बत मकासद के लिए। ठीक है, मैं समझ रही हूँ। मंजिल अपने अंदर के जज्बात को मारना नहीं, बल्कि उस तवानाई को सेहतमंद तरीके से एक्सप्रेस करना है। लेकिन अगर गेम्स अच्छी भी हो सकती हैं, तो आखिरी और आइडियल स्टेट क्या है? इंसानी ताल्लुकात की वो कौन सी सतह है जहां पहुंचना हकीकी कामयाबी है? असल मंजिल और आइडियल स्टेट को इंटिमेसी यानी सच्ची कुर्बत कहा गया है। इंटिमेसी वो हालत है जहां इंसानों के दरमियान किसी खेल की, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कोई ज़रूरत नहीं रहती। ये एक ऐसी स्टेट है जहां कम्युनिकेशन बिल्कुल शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट होती है। आपको स्ट्रोक्स हासिल करने के लिए मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता। मतलब हम टोटली रियल होते हैं उस वक्त। बिल्कुल। आप अपने हकीकी जज्बात, अपने डर और अपनी ख्वाहिशात को बगैर किसी अल्टीरियर मोटिव और बगैर किसी मास्क के दूसरे के सामने रखते हैं। यहाँ गेम इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई हिडन पे ऑफ नहीं होता। सही। दोनों अफराद एक दूसरे के साथ बिल्कुल अनफिल्टर्ड और खालिस ताल्लुक में होते हैं, और जब इंसान इस सतह पर पहुंच जाता है तो उसे अपने दिफा के लिए साइकोलॉजिकल गेम्स की ढाल नहीं चाहिए होती। आज के इस गहरे तज्जिए से ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गई कि हमारे आम से दिखने वाले रवैयों और गुफ्तगू के पीछे दरअसल एक कितनी पेचीदा प्रोग्रामिंग है। बहुत पेचीदा है। हमने देखा कि कैसे हमारे 3 ईगो स्टेट्स, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड, हमारी गुफ्तगू को कंट्रोल करते हैं। कैसे हम स्ट्रोक्स की तलाश में कभी पास टाइम्स खेलते हैं और कभी इफ इट वांट फॉर यू जैसी तबाहकुन गेम्स में फंस जाते हैं। और यही अवेयरनेस सबसे जरूरी है। बिल्कुल, इन खेलों की पहचान हासिल कर लेना और अपने ईगो स्टेट्स का इदराक करना ही दरअसल इन झूठी तसल्लियों और मैनिपुलेटिव चालों से आज़ादी का पहला कदम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इदराक के बाद इंसान को खुद पर काबू पाना आसान हो जाता है। जब आपको समझ आने लगता है कि कल जब बहस हो रही थी तो मैं दरअसल अपने चाइल्ड मोड में था, तो अगले लम्हे आप उसे एडल्ट मोड में शिफ्ट करने के काबिल हो जाते हैं। राइट। ये सेल्फ अवेयरनेस ही वो वाहिद रास्ता है जो हकीकी इंटिमेसी की तरफ लेकर जाता है। लेकिन इस सब को समझने के बाद गुफ्तगू को समेटते हुए मैं एक सवाल जहन में छोड़ना चाहती हूँ। अगर हम मान लें कि हम जिंदगी से, अपने ताल्लुकात से और अपने गुफ्तगू से तमाम नफ्सियाती खेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में कामयाब हो गए, तो क्या असाबी और नफ्सियाती तौर पर इंसान सच्चाई और बग़ैर ख़ैल की उस असली क़ुर्बत यानी वो जो अनफिल्टर्ड वल्नरेबिलिटी है उसका बोझ उठाने के काबिल है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पाने के लिए थोड़ी बहुत एक्टिंग हमारी फितरी मजबूरी है। ये वाकई एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला ख्याल है। उस सच्ची और नंगी हकीकत का सामना करना शायद इंसानी नफ्सियात का सबसे बड़ा इम्तिहान है। और इसी गहरे ख्याल के साथ हम आज की इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं। सोचते रहिए, अपने ईगो स्टेट्स को ऑब्जर्व करते रहिए और देखते रहिए कि आप जाने अनजाने में कौन सा खेल खेल रहे हैं।